हर एक क्लाइंट पैसा देने के लिए बना है अगर आप में पोटेंशियल है तो। ये हम लोग बिल्कुल नहीं मान सकते कि हमारा आर्टिकल हमेशा सारी उम्र तक रैंक करेगा। गूगल हर किसी को मौका देता है। हम अगर अच्छा पैसा लगा रहे हैं, हमसे ज़्यादा पैसा लगाने वाले भी बहुत हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खजा और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से 2025 के अंदर आप एसईओ कर सकते हैं, अपनी एजेंसी बना सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो अपनी खुद की एजेंसी रन कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं। तो आज वो हमको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमको सब कुछ करना है। वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमित कुमार है। बेसिकली मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव सुल्ताना ईरान से बिलोंग करता हूं। आज मुझे एसईओ में कम से कम 5 या 6 साल हो चुके हैं। मैं अपनी एक सक्सेसफुल एसईओ एजेंसी रन करता हूं, टेक-सेवी क्रू करके। ठीक है, तो अगर कोई शुरू करना चाहता है तो एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ किस तरीके से एसईओ काम करेगा 2025 के अंदर। देखो, बेसिकली अभी है क्या कि एआई के आने के बाद में एसईओ के पूरे मैट्रिक्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। पहले जो हम लोग एसईओ करते थे वो बेसिकली कुछ एक ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ हद तक काम करती हैं, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ गया है। अब अगर हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी क्वेरी से गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पहले अपना एक एआई ओवरव्यू देता है। उससे फिर ये समझ में आता है कि ब्लॉगिंग की जो इंडस्ट्री है वो समहाउ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कि ब्लॉगिंग में क्या होता है कि बंदा आता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है। इन्फॉर्मेशन तो गूगल ने उसको एक सजेशन में दे दी, तो किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट नहीं करेगा। अब ब्लॉगिंग अगर खत्म हो रही है तो इट मीन्स कि उस ब्लॉगिंग से जब वो पैसा जनरेट कर रहा है गूगल एडसेंस के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या किसी भी चीज को प्रमोट कर रहा है, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब एसईओ वो एसईओ रह चुका है कि हमको एआई के साथ में एसईओ की कनेक्टिविटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैं आपको कस्टमर जर्नी समझाता हूँ। कोई एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, एक सर्विस वेबसाइट है और एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट क्या करेगी, अगर मैंने उसको टॉप में रैंकिंग लेके आया, मैं कस्टमर आएगा, विजिट करेगा ई कॉमर्स के ऊपर, उनका जो ब्रांड है, जो भी प्रोडक्ट है वो बाय करेगा। बाय करने के बाद में वो निकल जाएगा। अब ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं। कोई भी नया यूजर आया, अब यूजर ने गूगल के ऊपर सर्च किया लाइक हाउ टू लूज वेट, तो गूगल ने उसको पूरा की पूरी रिकमेंडेशन दे दी, उसने पढ़ लिया, वो वेबसाइट पे जाएगा नहीं। तो उसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो भी डाउन गया, ट्रैफिक भी डाउन गया, और वहाँ पे फिर यूजर की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो चुकी है। हम खुद ही अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल कंप्रेस करते हुए जा रहे हैं। अब बात आती है सर्विस की। अब सर्विस बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे एआई भी कुछ हद तक काम नहीं करेगा। क्यों? अगर किसी को कोई एक मॉडल हायर करना है, कोई एक सर्विस है, तो मॉडल हायर करने के लिए मैंने टाइप किया कि व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी या मॉडलिंग एजेंसी टू हायर मॉडल, ऐसा कुछ जो भी मैं टाइप करता हूँ तो गूगल सजेशन देगा जरूर कि ये मॉडल हैं। उसको हायर करने के लिए तो मुझे उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मतलब एआई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। उसने सजेशन दिया कि कौन से मॉडल अच्छे हैं, उनको हायर करने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, उनके साथ में गेट कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो भी उनके कॉन्टेक्ट हैं, ईमेल हैं, वो सारी चीजें। एसईओ के साथ साथ में एआई की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्क्रैच से बात करते हैं कि अगर कोई कर रहा है तो कैसे करे। देखो, बेसिकली सबसे पहले अपने को हमारी ऑडियंस फिल्टर करनी पड़ेगी। अगर मेरा कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को कौन बाय कर सकता है, पहले मुझे एज ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं अंडर 18 वालों को अगर मैं चूज करता हूँ कि भाई इनको मैं मेरा कोई भी सर्विस बेच रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, हालांकि उन लोगों के पास में इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है ये, और उनके परिवार वाले या फैमिली वाले अलाउ भी नहीं करते, उनके पास में यहाँ तक कि पॉकेट मनी भी नहीं है, मतलब वो एक डिसीजन मेकर नहीं है। तो डिसीजन मेकर नहीं है तो वो फिर बाय भी नहीं करेंगे। हमको पहले हमारी एज ग्रुप टारगेट करनी पड़ेगी कि कौन सी उम्र के लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, कोई बाय कर सकता है। उसके बाद में फिर अपने को हर एक बिजनेस में होता है ए बी टेस्टिंग का जो कैंपेन चलता है, हमको पता चलता है मेल और फीमेल में कौन सा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, ऑडियंस का ग्रुप क्या है, एज ग्रुप क्या है, और सबसे अच्छा हमारा रीजन कौन सा है जहां से हमको सबसे ज्यादा यूजर आ रहे हैं। तो ये चेक कैसे करा जाएगा? ये चेक बेसिकली देखो, स्टार्टिंग के ऊपर हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक सोर्स नहीं होता। आज मैंने अगर वेबसाइट ओपन की है तो कल ही मेरे पास में कोई मिलियंस ऑफ ट्रैफिक नहीं आएगा। मुझे थोड़ा सा पेड मार्केटिंग करना पड़ेगा, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि मेरे पास में कुछ एक डाटा कलेक्ट हो, ये पता करने के लिए कि आगे मैं किस यूजर को टारगेट कर सकता हूँ। और यूजर को टारगेट करने के लिए मेरे पास में पहले एक ए बी टेस्टिंग का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। जब मेरे पास में फॉर्मेट होगा तो मैं मेरी वेबसाइट को, मेरे कंटेंट को और जो भी मेरा प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो उसी के हिसाब से अलाइन करूंगा।
ठीक है, उसके बाद में जब मुझे समझ आया कि मेरी ऑडियंस क्या है, उस ऑडियंस के हिसाब से मैं उसको कन्विंस कैसे कर पा रहा हूँ। अगर मेरे बिजनेस में, मेरे सर्विस में या मेरे प्रोडक्ट में दम है तो मैं कन्वे कर पाऊंगा। अगर मैं इसमें देखो क्या होता है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं एसईओ करता हूँ, मुझे एसईओ का नॉलेज है। अगर मुझे नॉलेज है ना तो मैं आपको कन्वे कर पाऊंगा मेरे नॉलेज से, और मैं वहां पे डिमांड कर सकता हूँ। मैं मेरा मोबाइल कहीं बेचने जाऊंगा, 1,000 रुपए का मोबाइल है तो वहां पे नेगोशिएशन बनेगी बनेगी, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ बेचने के लिए। तो वो 1,000 का 100 में भी बिकेगा, 900 में भी बिकेगा। आप मेरे पास में आ रहे हो, मैं 1,000 के 2,000 डिमांड रखूंगा। आप खुद आए हो, आपने नीड क्रिएट की है, तो मैं वहां पे डिमांड करूंगा। मुझे नॉलेज है तो मैं डिमांड करूंगा। मुझे अगर नॉलेज नहीं है, मैं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करूँ तो मेरा नेगोशिएशन जरूर बनेगा। तो मेरी ऑडियंस के साथ में भी मेरा ऐसा होना चाहिए, अगर मेरे बिजनेस में, मेरी सर्विस में, मेरे प्रोडक्ट में वैल्यू है तब मैं उनके साथ में डिमांड क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक वो ट्रस्ट भी बनेगा, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के बीच में और जो ब्रांड है उसके बीच में। ऑन पेज की बात करते हैं, ऑफ पेज की बात करते हैं एसईओ में। तो अगर पहले हमारा होता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने कंटेंट बहुत अच्छा बनाया है, मेरी वेबसाइट का लेआउट ही बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, और मैंने मोबाइल में मेरी वेबसाइट को ओपन कर लिया और मेरी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड ही बेकार हो चुका है, पता नहीं कितने समय में खुल रही है। तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या। यूज़र आएगा, उसको लगे बड़ी बकवास वेबसाइट है, खुल नहीं रही, वो कट करके जाएगा, बाउंस रेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब वहाँ पे यूज़र टूट गया, वो एक यूज़र नहीं टूटा, वो किसी और को भी रिकमेंड करेगा। अगर मैं सेम नीश में हूँ, अगर मैं एसईओ की सर्विस देता हूँ, तो अगर उसके कोई भी रेफरल में है कि एसईओ की सर्विस लेने के लिए, तो वो ये जरूर बोलेगा इसके ऊपर मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसका वहां पे बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, क्योंकि मेरी वेबसाइट में वो वाली वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्रिएट करने के लिए पहले मेरे को इंटेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, मेरा लेआउट, मेरा सैलो स्ट्रक्चर, मैं कहाँ पे किसको लिंक कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट में कहाँ पे मेन्यू है, हेडर फॉर्मेट कहाँ है, सीटीए कहाँ है। अब ये सीटीए है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, फुटर में मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, यूजर आ रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। फिर मुझे पता होना चाहिए कि यूजर कौन से सेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा अपना समय लगा रहा है। तो मैं हीट मैप के थ्रू चेक करूंगा कहाँ पे ज्यादा डॉट बन रहे हैं। जहां ज्यादा डॉट बनेंगे तो मुझे लगेगा इस वाले सेक्शन के कंटेंट में वैल्यू है, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक ऐसे प्रमोशनल मैं कंटेंट ऐड करूंगा ताकि मेरा कन्वर्जन ज्यादा हो सके। तो पूरी प्रोसेस ऐसी होती है कि हमारे को सबसे पहले ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे ऑडियंस आएगी, कुछ एक वेबसाइट में लूप होल्स भी आएंगे, ऑडियंस खुद ही बता देती है कि आपकी वेबसाइट में कमी क्या है। मेरे साथ में ऐसा एक बार हुआ था कि एक यूजर था जिसकी एक डेटिंग की वेबसाइट चलती थी यूएस में। वो वेबसाइट पे आया, तो उसमें क्या था कि एक स्क्रॉलिंग पॉइंट के ऊपर मेरे एक सेक्शन में एक टेक्स्ट के लाइन के ऊपर बिल्कुल बोल्ड हो चुका था। उसको समझ नहीं आता क्या है। उसने मेरे से सर्विस जरूर ली, लेकिन उसने साथ साथ में मुझे सजेशन दिया कि प्लीज रिमूव दिस लाइन और इधर रिप्लेस दिस लाइन। मैंने उसको रिप्लेस किया, पूरे पूरे सेक्शन के कंटेंट को चेंज किया, और फिर मैंने जब हीट मैप से चेक किया तो सबसे ज्यादा डॉट उसी सेक्शन के ऊपर थे। तो मुझे मालूम पड़ा कि यूजर यहाँ आ रहा है लेकिन कन्वर्जन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की हुई कंटेंट में, यूजर कन्वे ही नहीं हो पा रहा। पूरा पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। सबसे पहले तो यही देखना है कि वेबसाइट कैसी है, अच्छी खासी चल रही है, डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसके मेन्यू बार, सीटीए, फॉरम, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कैसे यूजर आ रहा है, यूजर सेटिस्फाई है नहीं है। अब बात आती है कि यूजर कैसे आएगा। यूजर आएगा मार्केटिंग से, एड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और एसईओ जिसको हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग बोलते हैं। अब पेड मार्केटिंग में हर कोई जाना चाह रहा है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म नहीं है। आपके पास में पैसा है तो आप एड लगाओगे। अब एड में भी कंपटीशन है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत लोग और बैठे हैं जो पैसा लगा रहे हैं। एसईओ एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमको ये समझ आता है, अगर आप कुछ समय के लिए मेहनत करते हो अपने बिजनेस के लिए तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। अब ये नहीं कि एसईओ के साथ साथ में हम लोग कुछ पेड मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो वाली मार्केटिंग नहीं जिससे हमको हमारा इनपुट लगे ज्यादा और आउटपुट कुछ भी नहीं आए। मैं उस पेड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पीआर, प्रेस रिलीज। हमने अच्छे अच्छे बिग पोर्टल्स जो भी हैं, कुछ एक न्यूज़ पोर्टल हैं, कुछ एक ब्रांड्स हैं जिनके साथ में हमने कोलैबोरेट किया। खुद हमारी एज एन एजेंसी की पीआर की कि हमारी एजेंसी सबसे अच्छी क्यों है, मैं ही सबसे अच्छा एसईओ एक्सपर्ट क्यों हूँ। तो वो एक मेरी न्यूज़ है, वो क्रिएट होगी, जिसने मेरी एक अलग ही हाइप क्रिएट कर दी। जैसे जैसे मेरे कम से कम अच्छे अच्छे पोर्टल्स के ऊपर, मैं कह सकता हूँ 15-20 अच्छे इंटरनेशनल पोर्टल्स के ऊपर जैसे ही मेरी रेलेवेंसी बनेगी, मैं खुद अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, या फिर ऐसा कह सकता हूँ मैं
खुद मेरी फेस वैल्यू के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं खुद एसईओ कर दूँ एजेंसी के साथ में काम करके, और मैं मेरी एजेंसी को भी प्रमोट कर सकता हूँ। मैं खुद मेरे पेज को प्रमोट कर सकता हूँ या एक नया पेज बना सकता हूँ विकिपीडिया के ऊपर। अब विकिपीडिया ऐसे अलो नहीं करता, आपके पास में पहले कुछ एक सोर्स होने चाहिए जहाँ पे आप या आपकी कंपनी पहले से फीचर्ड है। अब जैसे कि अगर मैं मेरी कंपनी की बात करता हूँ तो याहू फाइनेंस में, आउटलुक इंडिया में, डेक्कन हेराल्ड में, फोर्ब्स इंडिया में, एंटरप्रेन्योर में बहुत सारे ऐसे न्यूज पोर्टल हैं जहाँ पे मेरे को सोर्स लिंक मिल चुके हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि लिंक जूस पास करने वेबसाइट पे। और ये भी मैं खुद हूँ इस जर्नी के अंदर 6 साल से, मुझे मालूम पड़ता है कि कौन से नीश में क्या चीजें काम करेगी। अब हर एक एजेंसी हर नीश में काम नहीं करती, मैंने इवन हर एक नीश में काम किया हुआ है तो मुझे मालूम पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि मुझे हर चीज एक लाइक फिंगर टिप्स के ऊपर मुझे ऐसा याद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे को समझना पड़ेगा किसी का, मेरे पास में अगर कोई एक अप्रोच आती है कि हमको एसईओ चाहिए, मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलता कि हाँ ये आपका बजट है 3 महीने लगेंगे, जो कि बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी हो चुकी है। नहीं, पहले मुझे समझना आपका बिजनेस है क्या, कैसी आपको ऑडियंस चाहिए, आप कितना पैसा लगा सकते हो, उसके फिर बाद में बताऊंगा कि मैं आपको क्या दूंगा। लूप होल्स देखूंगा मैं कि आप कहाँ कमी कर रहे हो। मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया कि महीने का 50,000 लगेगा और मैंने बिजनेस को समझा ही नहीं, आप मेरे से कन्वे हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि आजकल हर एक क्लाइंट को थोड़ा बहुत नॉलेज है, जब वो एसईओ की सर्विस लेने जा रहा है ना, उसको मालूम पड़ता है कि एसईओ क्या है और कैसे उसकी हेल्प करेगा। हालांकि उसको प्रोसेस नहीं पता, टेक्निक नहीं पता, उसको इतना जरूर पता है कि ये काम करता है और जिससे मुझे बिजनेस आएगा। तो कुछ अगर बुलेट पॉइंट में बताऊं, हम्म एक एज ग्रुप होती है, एक ऑडियंस होती है, हमारे पास में सबसे अच्छा कंटेंट होता है जो यूजर के इंटेंट को डायरेक्टली अपील करता है। फिर उसके बाद में हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, प्लस ऑर्गेनिक मार्केटिंग के साथ में पेड मार्केटिंग। हमारी ऑडियंस भी हमारे पास में, यूजर भी आए, रैंकिंग भी आई, और साथ साथ में जो इसमें सबसे मेजर पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगा बेसिकली, कि हमको जो भी हमारे पास में एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लाउड.एआई है, ट्विटर का ग्रोक है, हर किसी के साथ में हमको इतनी कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल गूगल के बाद में लोग एआई से सजेशन ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं गोवा घूमने जाऊंगा, मुझे 7 दिन का ट्रिप बताओ, तो उस ट्रिप के लिए नीचे सोर्स आता है ना कि मैंने यहाँ से कंटेंट उठाया है, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से अपने एल्गो के हिसाब से कहीं ना कहीं से कंटेंट उठाए रहे हैं। हम अपने ब्रांड को वहां पे भी कैसे लेके आ सकते हैं, वो भी इसका एक अलग इसका मार्केटिंग प्रोसीजर जो है वो काम करता है। एसईओ प्लस एआई, मैं अकेले एसईओ के साथ में नहीं चल सकता, एआई मुझे आती है तो मैं चल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ। स्टार्टिंग में हमको कीवर्ड रिसर्च करनी है, देखना है कि हमारे बिजनेस के अंदर किस किस जगह से लोग आ रहे हैं, क्या क्या बिजनेस फट सकते हैं। हमें अपनी ऑडियंस चेक करनी है, हमको एक वेबसाइट बनानी है। उसके बाद में वेबसाइट बनाने के बाद में उस पर ऐड चलानी है गूगल पे, फेसबुक पे। हमारे पास में डेटा आएगा, हमको पता लगेगा हीट मैप से लोग कहाँ कहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि अच्छा जा रहा है, कहाँ का इम्प्रोवाइजेशन करी जा सकती है। तो जब मुझे समझ में आता है कि मेरा लैंडिंग पेज अब सही हो चुका है या पेज सही हो चुका है, तो अब मैं पेड पीआर शुरू करता हूँ, जहाँ पे पैसे खर्च करता हूँ और अपने बारे में हर जगह पे प्रचार करना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आपने एक वर्ड बोला एआईओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये कैसे काम करेगा? मेरा जो ब्रांड है वो कोई भी बिजनेस है, मैं यहाँ पे मेरा एग्जांपल लेके चलूँ ताकि थोड़ा सा समझाने में इजी रहे या फिर बात को करने में इजी रहे। अगर मेरा ब्रांड जितने ज्यादा पोर्टल के ऊपर लिस्टेड है, इट मीन्स मेरे ब्रांड की वैल्यू है। क्योंकि जब मैं चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करता हूँ कोई भी डेटिंग एसईओ एजेंसी, क्रिप्टो एसईओ एजेंसी, रियल एस्टेट एसईओ एजेंसी, तो वहां पे पूरी लिस्ट आएगी। अब वो लिस्ट कहाँ से आ रही है? क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट किसी तीसरे पोर्टल के ऊपर लिस्ट है, बीइंग एज एन टॉप 10 रियल एस्टेट एसईओ एजेंसी, एग्जाम्पल के तौर पे अभी entrepreneur.com की बात करते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है, हालांकि वो पेड है, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करवाने के अच्छे चार्जेस हैं। मैंने पैसा दिया, मेरा आर्टिकल पब्लिश करवाया, अब वो आर्टिकल कैसा रहेगा? लिस्टिंग फॉर्मेट का। ये बेसिकली इसको मैं वो बोलना चाहूंगा पैरासाइट एसईओ। ये कैसे काम करता है? मैंने टॉप 10 रियल एस्टेट एसईओ एजेंसी पब्लिश किया, नंबर 1 पे लगाया टेक सेवी क्रू, और फिर वहां पे मैंने एक बटन लगाया या कुछ भी एक ऐसा फॉर्मेट एरो लगा के कि विजिट टेक सेवी क्रू या गेट एसईओ सर्विस फ्रॉम टेक सेवी क्रू। अब एंटरप्रेन्योर एक इतनी बड़ी वेबसाइट है जिसकी डीए ट्रैफिक मिलियंस है,
चैट जीपीटी ने वहां से डाटा उठाया तो वो टेक सेवी क्रू को ही रिकमेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा है कि जब entrepreneur.com इसको रिकमेंड कर रहा है, बहुत अच्छा सोर्स है, तो मैं क्यों ना रिकमेंड करूं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से डाटा फेच कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मेरी कंपनी बहुत सारे पोर्टल्स के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो एआई के जितने भी टूल्स हैं वो सारा का सारा डाटा वहीं से फेच करेंगे। और इवन बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जिसके ऊपर चैट जीपीटी है, जेमिनी ग्रोक है, हमारी एजेंसी जो है वो रैंक करती है। अब वो इसलिए क्योंकि मैंने पेड मार्केटिंग की है। पेड मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप गूगल पे जाओ, एक कैंपेन क्रिएट करो, आपको कीवर्ड रिसर्च करो, नहीं। आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि आपका सीपीसी कितना कट रहा है। सीपीसी ज्यादा है, अब उसको लो डाउन करते करते बहुत पैसा लगा दोगे। गूगल के आजकल खुद के एक्सपर्ट होते हैं जो कंसल्टेंसी कॉल देते हैं कि नहीं, आपको 15 दिन तो कम से कम आप चलाओ चलाओ आपकी ए बी टेस्टिंग। इतने में तो बनता बहुत पैसा वेस्ट कर देता है। डायरेक्टली आप अप्रोच करो। अब जैसे कि देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, मेरा कोई ट्रेवल एजेंसी है, मैं उन ब्लॉगर को अप्रोच करूंगा जो ट्रेवलिंग के ऊपर कुछ एक कंटेंट डालते हैं, कि उनकी ऑडियंस है वो पूरी की पूरी ट्रेवल न्यूज से रिलेटेड है। अब मैं अप्रोच करूं किसी ऐसे बंदों को जो सॉफ्टवेयर बेच रहा है, वो कनेक्टिविटी नहीं बनी ना। तो मेरी जो ब्लॉगिंग आउटरीच है वो भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो एआई का बेसिकली फंडा यही है, एआई है वो खुद से डाटा नहीं बनाता, वो डाटा कहीं से फैच करता है, वो कैप्चर करता है। अब आजकल गूगल के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं, कोई सर्च करते हैं, गूगल अपना सजेशन देता है, तो जो सजेशन का जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं से वो उठा रहा है। अब उठाने का मीन्स क्या है, जितने अच्छे पोर्टल्स के ऊपर ब्रांड लिस्ट होगा, हमारे चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे एआई के अंदर अपीयर होने में, हम उतने ही टॉप में आते हैं। अब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर कोई गूगल पे जाएगा। आजकल हर किसी के मोबाइल में चैट जीपीटी या कोई ना कोई एआई टूल है। अगर मैं यूएस की बात करूं और वेस्टर्न एरिया की बात करूं, तो मोस्टली लोग एआई के साथ में बहुत ज़्यादा हद तक यूज टू हो चुके हैं। और डायरेक्टली अपना कुछ एक प्लान्स हैं, जो भी शेड्यूल हैं या कुछ इन्फो लेनी है, वो डायरेक्टली एआई पे जाते हैं, सर्च करते हैं, उनको सजेशन मिलता है। बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर हम अपनी अथॉरिटी बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं हम एआईओ कर जाएंगे आपके हिसाब से। हाँ, बेसिकली अथॉरिटी के साथ साथ में हमको ऐसा होना चाहिए, ब्रांड लिस्टिंग। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है, इसको हम लोग एक एसईओ के फॉर्मेट में पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का मीनिंग ही यही होता है। अब देखो, पैरासाइट की बहुत अच्छी वेबसाइट होती है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैं कुछ एक एजेंसी के साथ में मिलाऊं या उन लोगों से मिलाऊं जो मेरे नीश में है, किसी को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि लोगों की कंटेंट मार्केटिंग बहुत वीक है। अब आजकल लोगों को ये नहीं पता कि लिंक्डइन के ऊपर हम लोग आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं। सबके मन में क्या, एक पोस्ट करो, ये तो जॉब ढूंढने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है। लिंक्डइन एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आप पैरासाइट बहुत हद तक कर सकते हो, और वो रैंक करता है। आप लिंक्डइन के ऊपर जो न्यूज एडिटर होते हैं, डायरेक्टली उनके साथ में कोऑर्डिनेट करो, एक के साथ में करो, दो के साथ में करो, कभी ना कभी आपको रेस्पॉन्स आएगा। और रेस्पॉन्स इसलिए आएगा जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपके फॉलोवर अच्छे हैं, कनेक्शन अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा पब्लिश कर रहे हो, इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, तो वो आपकी पोस्ट को ट्रेंडिंग में भी लेके आते हैं। मैंने बहुत पहले, जैसे कि एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एक सिस्टम होता है यूएस में बहुत हद तक चलते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म था साइन नाउ। तो साइन नाउ का मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था लिंक्डइन से। अब साइन नाउ है, उसका एक कॉम्पिटिटर है डोकोसाइन। तो डोकोसाइन नंबर 1 पे है, आज भी होगा, अभी तो मुझे बहुत समय हो चुका है, मैंने वो छोड़ दिया है। उस समय डोकोसाइन नंबर 1 पे था। अब डोकोसाइन महंगा है, लोग ऐसे भी लोग हैं जो जो सस्ता भी ट्राई करेंगे। तो मैंने डायरेक्टली एक लिस्टिंग कर दी, टॉप 10 डोकोसाइन अल्टरनेटिव्स या डोकोसाइन कॉम्पिटिटर। नंबर 1 पे साइन नाउ लगा दिया, उसने फर्स्ट नंबर पे रैंक रैंक किया, और उसी समय $60,000 मुझे बने थे साइन नाउ की एफिलिएट मार्केटिंग से। बीच में कुछ एक एल्गो चेंज हुए क्योंकि उसमें एआई कंटेंट था। अब मुझे नहीं मालूम कि लिंक्डइन है वो एआई कंटेंट को किसी न किसी समय में आके नीचे डाल देगा। अभी तो एआई हर किसी के साथ में कनेक्टेड है। गूगल तो ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप एआई कंटेंट क्यों डाल रहे हो। आपको तो यूजर का इंटेंट समझ में आना चाहिए। आप रियल वैल्यू दो, स्टैटिक ऐड करो, ग्राफ ऐड करो, नंबर्स अच्छे दो, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी डाटा उठा रहा है। अब चैट जीपीटी के अलग एल्गो हैं, जेमिनी के अलग हैं, ग्रोक के अलग हैं। तो चैट जीपीटी को, जेमिनी को और ग्रोक को कंपेयर करता हूँ ना, तो जो रियल इन्फॉर्मेशन देता है वो ग्रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो सारा डाटा उठाता है ट्विटर से, x.com जो अभी रिप्लेस हो चुका है। अब ट्विटर के ऊपर मेरे हिसाब से हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में बहुत सारे थ्रेड्स हैं वो ट्वीट होते हैं, तो वो वहीं से डाटा उठाता है, रियल टाइम का डाटा। हम लोग कह सकते हैं कि
एआई के साथ में यूज टू होना बहुत ही जरूरी है अगर हम लोग मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो। ठीक है। अब ऑन पेज यहाँ पे कितना रेलेवेंट है, कि ऑन पेज पे कितना ध्यान देना है। एक चीज तो आपने क्लियर कर दी कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन और पेज की स्पीड दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बाकी क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? देखो, फैक्टर्स, हम लोग किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की अगर स्पीड डाउन जा रही है, सबसे मेजर फैक्टर है। वेबसाइट अगर कुछ एक लूप होल्स हैं, कुछ एक एरर आ रहे हैं, मेनू बार काम नहीं कर रहा है, कुछ एक बटन काम नहीं कर रहे, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे बंदा आया, फिलअप किया, सबमिट का काम नहीं कर रहा है, मतलब यूजर तो खराब ही गया ना। वो खराब तो यूजर नहीं गया, वो हमारी लीड ही खराब गई है, क्योंकि उसने अपना इंटेंट बना लिया है ये बाय करने का, तभी वो फॉर्म पे ऊपर अपना जो भी डिटेल है वो सबमिट कर रहा है। काफी सारी चीजें। अब मैं सबसे पहले आता हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर। वेबसाइट अच्छी तो यूजर भी अच्छा। अगर मेरी वेबसाइट में कोई दम नहीं है, मेरा फुटर कहीं जा रहा है, मेरे अलाइनमेंट कहाँ जा रहे हैं, मेरा बटन काम नहीं कर रहा है, बटन काम कर रहा है तो कुछ एक वेबसाइट ऐसी है मैंने देखी है जहाँ पे कैंपेन्स भी रन होते हैं गूगल के, लेकिन वेबसाइट में दम नहीं है। कंटेंट कहीं पे फॉन्ट साइज ज़्यादा है, कहीं फॉन्ट साइज कम है, फॉन्ट फैमिली पूरी चेंज है, कलर चेंज है, बैकग्राउंड चेंज है। देखना पड़ेगा। अगर मुझे मेरी वेबसाइट बिल्कुल अच्छी लग रही है तो यूज़र को भी लगेगी। यूज़र को अगर नहीं लग रही है तो हमको पता चलेगा। एक सॉफ्टवेयर होता है लकी ऑरेंज, उसे ये पता चलता है कि यूजर है कौन सी लोकेशन से आ रहा है, कब आ रहा है, कौन से टाइम पे आ रहा है, कौन से पेज पे जा रहा है और कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, और पूरा का पूरा रिकॉर्ड करता है। तो हमको ये समझ में आता है कि हमको कौन से पेज के ऊपर कितना हद तक काम करना चाहिए। फिर बात आते हैं, वेबसाइट हमारी पूरी डन होगी, कंटेंट कंटेंट कैसा डाल रहे हैं। अब जैसे कि नॉर्मल जो प्रोसीजर चलता है कि एचरएफ पे जाओ, गूगल कीवर्ड पैनर पे जाओ, उबर सजेस्ट पे जाओ, सेमरस पे जाओ, कीवर्ड सर्च करो, वॉल्यूम अच्छी है जी, कंपटीशन है नहीं तो रैंक करेगा, मतलब ही नहीं है। वॉल्यूम मैटर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टूल्स ऐसे हैं। अब गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप पेड मार्केटिंग के कैंपेन नहीं चलाओगे। उसमें अगर फ्री में अगर देखने जाओगे तो कंपटीशन कैसे मिलेगा, लो मीडियम हाई। अब लो मीडियम हाई से क्या पता चलता है, और रेंज कैसी आएगी वॉल्यूम की, 1 to 100, इतनी सर्च वॉल्यूम है। और 1 to 100 में 2 भी हो सकती है और 99 भी हो सकती है, हमको क्या मालूम। एग्जैक्ट वॉल्यूम के लिए एक कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है, और वो कैंपेन बंदा कुछ पैसे लगा के भी क्रिएट कर सकता है। एक सर्च वॉल्यूम आएगी, एग्जैक्ट वॉल्यूम आएगी, पता चलता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि अगर वो वॉल्यूम वहां दिखा रहा है वो अलग टूल में भी दिखाएगा। नहीं, जो रियल वैल्यू होती है वो आपको मिलती है सर्च कंसोल से। सर्च कंसोल में आपके पास में कौन से कीवर्ड पे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो हमको चेक करना पड़ेगा। अगर इस कीवर्ड के ऊपर या इस पेज के ऊपर क्लिक्स हैं, क्लिक्स कौन से कीवर्ड पे हैं, क्या क्या क्वेरीज और हैं, कौन सी लोकेशन से हैं, तो हम अपने पेज को फिर से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो, बेसिकली हमको यूजर के इंटेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मैंने गूगल पे टाइप किया बेस्ट एसईओ एजेंसी। अब मेरा इंटेंट किसी को हायर करने का नहीं है, क्या पता मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्या पता मैं किसी एजेंसी का कॉम्पिटिटर भी हो सकता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये एसईओ एजेंसी बेस्ट हैं, तो मैंने मेरा डाटा कलेक्ट किया और मैं निकल गया। मैंने फिर से टाइप किया बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली। कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि यूजर का इंटेंट बन रहा है कि वो दिल्ली में कुछ एसईओ एजेंसी है जो सबसे अच्छी है, उनको सर्च कर रहा है, लेकिन 100% तो वो भी श्योर नहीं है कि उसको बाय करना है या नहीं करना। एक तीसरा इंटेंट आता है, हायर बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली। अब यहाँ पे 100% यूजर है वो बाय करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि कौन सी एजेंसी अच्छी है, कौन सी बेस्ट है। उसको सजेशन मिलेंगे, वो जाएगा जाएगा, किसी न किसी एक को हायर करेगा ही करेगा। तो यूजर के इंटेंट के साथ में प्ले करेंगे तो हमारा बिजनेस है वो रैंक करेगा ही करेगा, धंधा आएगा ही आएगा। कंटेंट के साथ साथ में कंटेंट खत्म हुआ, वेबसाइट का लेआउट डिजाइन स्ट्रक्चर खत्म हुआ। अब बात करते हैं कि हमको एसईओ के पर्सपेक्टिव से क्या करना है। अब यूजर को तो हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, लेकिन मेन तो गूगल है ना, गूगल को समझाएंगे कि हमारे पास में है क्या। तो गूगल ने जैसे जैसे अपने जो एक्सपेक्ट सेट कर रखे हैं, जो भी मैट्रिक सेट कर रखे हैं, उसके हिसाब से फिर हम हमारी वेबसाइट में कुछ एक चेंजेस करेंगे। ऑन पेज में हमारा जो टाइटल है, जो हमारा फोकस कीवर्ड है, हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है, हमारे जो सबसे मेजर पार्ट है जिसको मैं बिल्कुल लाइक करता हूँ वो है इंटरनल लिंकिंग। आपके मेटा में कीवर्ड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल भी कहीं पे किसी बुक में नहीं लिखा कि आप रैंक नहीं करोगे। आप करोगे, आपके इंटेंट में अगर क्लियरिटी है तो। आपकी वेबसाइट में, आपके लैंडिंग पेज में आप ये दिखाओ ना कि आपके, क्योंकि देखो हर एक पेज में
हेडिंग हमेशा एक ही होती है, H1 एक ही होती है। उसमें बिल्कुल क्लियर दिखा दो कि आप क्या हो, क्या देना चाह रहे हो। सब हेडिंग में हमारे जो भी कीवर्ड हैं जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो वो ऐड करो। एक कीवर्ड के ऊपर फोकस मत रहो, उसके क्लस्टर बनाओ। एसईओ एजेंसी, एसईओ कंपनी, बेस्ट एसईओ एजेंसी, बेस्ट एसईओ कंपनी, एसईओ कंपनी इन या फिर कोई भी लोकेशन के साथ में पूरे के पूरे क्लस्टर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर जरूर प्ले करेंगे। एक पे प्ले किया तो क्लस्टर है वो ऑटोमेटिकली रैंक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में यूजर के वो क्लिक्स पता चलेंगे कि इस कीवर्ड को लेके। अब काफी बार हम देखते हैं कि सर्च कंसोल में किसी पेज के ऊपर यूजर एक अलग ही कीवर्ड के ऊपर क्लिक्स कर रहा होता है। हम देखते हैं ये कीवर्ड तो हमारे उस पे है भी नहीं, किसी टूल पे जाके देखते हैं तो उसमें मिलता है कि यार इसके ऊपर तो वॉल्यूम भी नहीं है। इसका डजेंट मीन कि हम उसको टारगेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर हम लोग यूज करेंगे गूगल ट्रेंड या फिर वो वेबसाइट है जहाँ पे थ्रेड्स हैं वो सबमिट होते हैं। रेडिट है, कोरा है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजर की कनेक्टिविटी और इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। प्लस गूगल डिस्कवर में भी आने लग गया है आजकल। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो हर एक टूल के साथ में ये सब चीजें तब होती है जब हमको ये पता चले कि इस इंडस्ट्री में हम लोग इस हद तक प्ले करेंगे। अब गूगल ट्रेंड भी मैंने सर्च किया, मैं एसईओ के टूल्स हैं जो कीवर्ड रिसर्च के टूल हैं वो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, और फिर मैं देख रहा हूँ क्या इसमें दम है। फिर मैं मेरा सर्च कंसोल को भी मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ, रेडिट के मैं जो थ्रेड्स हैं वो भी पढ़ रहा हूँ, कोरा के थ्रेड्स भी पढ़ रहा हूँ, मैनुअल जो गूगल के सजेशन है वो भी पढ़ रहा हूँ, और जो पीपल ऑल्सो आस्क जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैं वहां पे फिल्टर आउट करता हूँ। किसी टूल पे गया, रिसर्च किया, नहीं। एक सबसे बेहतरीन टेक्निक है एसईओ में जो कीवर्ड रिसर्च की है, केजीआर, कीवर्ड गोल्डन रेशियो। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जहां से हम ऐसे कीवर्ड्स निकाल के लेके आ सकते हैं जो हार्डली 2 या 3 दिन में रैंक कर सकते हैं। काफी बार क्या होता है, हमको पता है डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, लेकिन कीवर्ड है बाद में, पहले एक ये जेनिक टर्म है। अगर कोई एजेंसी मुझे आगे बोलती है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट को 6 महीने में रैंक करा दूंगा, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। गुरुज बैठे हैं पहले ही। वो एक जेनिक टर्म है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनके साथ में कंपटीशन इस हद तक लेके आना पड़ेगा कि आपको अपनी खुद की भी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपको मैगजीन्स में फीचर होना पड़ेगा। और इवन जैसे कि इस टाइम पे पॉडकास्ट चल रहा है, आपको पॉडकास्ट में फीचर होना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा अलग अलग लोगों के साथ में, आपको न्यूज पोर्टल के ऊपर खुद को लिस्ट लिस्ट करना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं। तो शुरुआती दौर में हमारी वेबसाइट खत्म हुई, हमारा कंटेंट खत्म हुआ, हमारा कीवर्ड रिसर्च खत्म हुआ, बट विद द हेल्प ऑफ केजीआर टेक्निक। कीवर्ड हमारे पास में है, कंटेंट डाल दिया, पब्लिश किया। हम लोग अभी काम करेंगे ब्रांड की अथॉरिटी के ऊपर। अब ब्रांड की अथॉरिटी के लिए जो जैसे पहले के टेक्निक चलते हैं, भाई प्रोफाइल भी कर दो, सोशल बुक मार्किंग भी कर दो, पीडीएफ भी कर दो, पीपीटी भी कर दो, इमेज सबमिशन भी कर दो, आजकल काम नहीं करता। आप कितने बैकलिंक बनाओगे, कितने बैकलिंक बनाओगे, आपको एंड रिजल्ट क्या है, आपके पास में लीड आनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। अब उसके लिए देखो, किसी वेबसाइट में किसी ने एक आर्टिकल पब्लिश कर रखा है, टॉप 10 एसईओ एजेंसीज इन दिल्ली। अब मुझे ये पता है कि जब कोई बंदा एसईओ एजेंसी इन दिल्ली टाइप कर रहा है तो उसका ब्लॉग है वो रैंक कर रहा है। अब रैंक कर रहा है कि उस बंदे ने जो भी कंपनियों को लिस्ट किया होगा उसको धंधा भी आ रहा है। मैं डायरेक्टली उसी को अप्रोच कर दूंगा कि भाई मेरी वेबसाइट को पहले नंबर पे आप ऐड करो, चार्ज बताओ कितना करोगे। पैसा तो लगा, लेकिन वो एक इंस्टेंट बिजनेस मेरा बनाना, बजाय मैं मेरी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, डीए पे काम कर रहा हूँ, बैकलिंक बना रहा हूँ 3-6 महीने, वो रैंक करेगा। डायरेक्टली मैं धंधे की बात कर रहा हूँ उसके साथ में कि भाई आप मेरी वेबसाइट को लिस्ट करो, मैं आपको मंथ का इतना चार्ज करूंगा, जो भी उसने अपना फिक्स किया हो, जो भी बजट। ऐसे ऐसे पता नहीं मैं कितने जो ब्लॉगर हैं उनके साथ में आउटरीच करूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग आउटरीच या स्पॉन्सर्ड आउटरीच। तो हमारे पास में बिजनेस जल्दी आएगा। फिर हम ये पैरासाइट की प्रोसेस जो करते हैं, लिस्टिकल, मीडियम है, रेडिट है, वोकल डॉट मीडिया है, लिंक्डइन है, ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपनी एक लिस्टिंग पब्लिश कर सकते हैं। टॉप 10, टॉप 20 एसईओ एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ग्रोथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, और हमारी कंपनी को वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन हुआ, नंबर 1 पे आया। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट की बात क्या है, मैंने एंटरप्रेन्योर के ऊपर आर्टिकल मैंने पब्लिश कर दिया, आप आए, आपने टाइप किया एसईओ एजेंसीज इन इंडिया, आपको थोड़ा ना पता कि मैंने पब्लिश करवाया है। मैंने पब्लिश दिया, मैंने पैसा देके पब्लिश करवा दिया, नंबर 1 पे टैक्स से भी करो। आपके मन में क्या आएगा, अगर इस वेबसाइट पे टैक्स से भी करो तो इसमें कुछ वाकई कुछ ना कुछ दम है।
लेकिन जब आप मेरी वेबसाइट पे आओ ना, तो आपको देखना चाहिए मेरे वेबसाइट पे एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो भी हैं, रिव्यू भी हैं, और मेरी वेबसाइट का डिजाइन स्ट्रक्चर अच्छा है। मैंने लिस्ट तो करवा लिया, और मेरी वेबसाइट में दम ही नहीं है, आप कन्वे नहीं हो पाओगे। लेकिन आप सबसे पहले कन्वे वहाँ हो चुके हो जहाँ आप उस वाली वेबसाइट पे गए जहाँ पे आपको मेरी वेबसाइट मिल गई है। तो ये बेसिकली ग्रोथ हैकिंग की ही कुछ टिप्स हैं। आजकल बहुत लोग हैं जो ग्रोथ हैकिंग के साथ में इतना खास अवेयर नहीं है, कुछ टेक्निक्स वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एसईओ या फिर ग्रोथ हैकिंग है। और ग्रोथ हैकिंग टोटली कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है। कुछ आइडियाज दो, क्या क्या कर सकते ग्रोथ हैकिंग में हम लोग दूसरे ब्रांड के साथ में कोलैब कर सकते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, रेफरल मार्केटिंग कर सकते हैं। मेरे पास में सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट है, मैंने अपनी नई हाल ही में एक नई शॉप ओपन की है, मैं आपको बोलूँ आपके पास में ऑडियंस है, अपना चैनल है, आपके पास में ऑडियंस है, मैं डायरेक्टली आपको अप्रोच करूँगा। अब देखो, मैंने मेरा नया प्रोडक्ट तो स्टार्ट किया, चलो मैं मानता हूँ कि मैं मोबाइल बेचता हूँ। अब मैं ऑफलाइन मार्केटिंग करूंगा, बैनर ऐड करूंगा, ये करूंगा, एनएस के ऊपर मैं चिपकाऊंगा, बहुत समय लगेगा। आपके मिलियंस ऑफ आपके पास में फॉलोवर हैं, मैं डायरेक्टली आपसे ना अप्रोच करूं कि अपील करूं कि आप मेरे ब्रांड को प्रमोट करो। अब जैसे कि स्टार्टिंग के ऊपर यूट्यूब पे बहुत चीज़ें चलती हैं, अनबॉक्सिंग वाला सिस्टम, नया फ़ोन आया, फ़ोन तो आपको फ्री में मिला ना, आपने अनबॉक्सिंग की। अब जिसने आपको फ़ोन दिया ना, आपकी अनबॉक्सिंग से क्या हुआ, उसको कस्टमर बहुत आया, क्योंकि आपने अपनी एक एफिलिएट भी ऐड कर दी। एफिलिएट ना भी ऐड की तो आपको वो वाला फ़ोन तो फ्री में मिल गया। रेफरल मार्केटिंग, ऑडियंस आपके पास में है, क्यों मैं किसी के पास जाऊँ, डायरेक्टली आपके पास से आ जाऊँगा। रिक्वेस्ट करनी पड़े करेंगे, क्यों, दिक्कत क्या है। आप देखो, हम हर कोई यहाँ पे देखा जाए तो रिलेशन और पैसा दोनों बनाने के लिए बैठे हैं मार्केट में। लेकिन सिर्फ अकेला पैसा भी नहीं बनता जब तक आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो। और अब आपका सिर्फ रिलेशन ही अच्छा है और अब पैसा नहीं बन रहा है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, या फिर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, या फिर आप किसी का कॉन्फिडेंस विन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके ब्रांड में दूसरे लोगों का ट्रस्ट नहीं है। लूप होल्स आ रहे हैं, कभी खराब हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है। तो ये कुछ ग्रोथ हैकिंग के पार्ट्स होते हैं। अब एक मुझे स्टडी याद आती है उसकी, केएफसी की। बाहर चलते हैं, जिसको गोरिल्ला मार्केटिंग बोलते हैं, आपने काफी बार शायद नोटिस भी किया होगा, रोड के ऊपर जो 4 लाइन होती है, रोड के ऊपर पूरा का पूरा केएफसी की मार्केटिंग चल रही है। मतलब पूरा एक बैनर टाइप में, एक पिक्चर टाइप में कलरिंग करके पेंट करके पूरा बनाया गया है। लोग आते हैं देख रहे हैं, लोग आते हैं देख रहे हैं, केएफसी केएफसी केएफसी। पता मुझे तो चाहे केएफसी क्या, एटलीस्ट एक बार सर्च तो जरूर करेंगे केएफसी क्या है। मैं जा रहा हूँ किसी एक ऐसे जोन में जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, तो दिल्ली के किसी भी जोन की बात करता हूँ, हालांकि मैं इतना खास अवेयर नहीं हूँ। मैं किसी एक ऐसे पॉश एरिया में जाता हूँ जहाँ पे मेरे जस्ट सामने एक एलईडी लगी है और ट्रैफिक लाइट है, और मेरे सामने एलईडी चल रही है, किसी ब्रांड की प्रमोशन चल रही है। मैं ट्रैफिक लाइट में रुका हूँ, लेकिन मेरा ध्यान वहाँ जा रहा है। जैसे मैं फ्री हूँ, मैं नहीं, मे बी चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन 100 में से इतना तो जरूरी कि 90 लोग तो सर्च करेंगे करेंगे कि उसके वो किसकी ऐड चल रही थी। ये ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं कि काफी लोग इसके साथ में अवेयर हो भी चुके हैं, काफी लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको मिस भी करते हैं। मार्केटिंग के बहुत ऐसे एक्सपेक्ट हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं मिस करते हैं। सिर्फ एसईओ ऐसा नहीं जिससे आप बिजनेस बना सकते हो, एसईओ के साथ साथ में आपको और चीजें भी करनी पड़ेंगी अगर आपको कम समय में एक अच्छी सक्सेस हासिल करनी है तो। अब आजकल क्या होता है, कोई एसईओ वाला आया तो मैं काफी सारे ऐसे एसईओ एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू में लेता रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। आपका सबसे अच्छा नॉलेज एसईओ में कहाँ है, कंटेंट मार्केटिंग से स्टार्ट करूँ, सोशल मीडिया से स्टार्ट करूँ, ऑन पेज से, ऑफ पेज से? तो बोलेंगे सर जहां मर्जी से स्टार्ट करो। मैं फिर मेरा सिंपल सा सवाल होता है पहला, आपको कंटेंट बनाना आता है? बोलेंगे नहीं। मैं फिर आप एसईओ नहीं कर सकते। बिना कंटेंट के आप एसईओ कैसे करोगे? जब तक आपको कंटेंट बनाना नहीं आएगा, आप कंटेंट राइटर का लिखा हुआ प्रूफ रीड कैसे करोगे? आपको कैसे पता सही है गलत है? क्योंकि कंटेंट राइटिंग तो कंटेंट राइटर को मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, उसको आप बताओगे वो वैसे ही लिखेगा। आपको प्रूफ रीडिंग की कितनी नॉलेज है, आप कैसा प्रूफ रीड कर पा रहे हो, मिस्टेक कैसे निकाल पा रहे हो, फिर उसको कैसे समझा पा रहे हो? बिना कंटेंट एसईओ जीरो है। क्या बना लोगे कंटेंट के साथ में? अब तो भाई पुराने वाले काम करेंगे फिर। चलो भाई एक पूरी ड्राइव के ऊपर सीट बनाओ। अभी क्या होता है, अपवर्क के ऊपर क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट को पता नहीं है कि भाई कितना समय लगेगा, सबके मन में एक ही चीज़ है, 3 महीने लगेंगे, हर महीने का ये बजट है। क्लाइंट बोलता है ठीक है, ड्राइव में एक सीट बनाई, डेट लिखा, ये वाली टास्क किया,
और शाम के समय या फिर एंड ऑफ द वीक भेज दिया, क्लाइंट सोचेगा काम तो बहुत बहुत हो रहा है, रैंकिंग भी आ गई। देखो थोड़ा बहुत काम करेंगे तो 2-4 महीने में कहीं ना कहीं तो हम लोग देखेंगे, विजिबिलिटी बनेगी बनेगी। क्लाइंट सोचेगा बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बिजनेस के लिए उसने कुछ करवाया ही नहीं है। किसी वेबसाइट पे जाके मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, गूगल को क्या मतलब उसके प्रोफाइल से। सही बात है। अगर वो प्रोफाइल की जगह मैं मेरा समय किसी ब्लॉगर को या किसी वेबसाइट को अप्रोच करने में लगा रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर कुछ पैसे लगा रहा हूँ। अब अगर जो क्लाइंट किसी एसईओ वाले को महीने का 1 लाख दे रहा है ना, उसको अगर वो 1.5 लाख देगा तो 50,000 रुपये बिल्कुल पेड मार्केटिंग पे खर्च कर सकता है। मैं किसी वेबसाइट को अप्रोच करूंगा, वो हाँ बोलेगा, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। मैं क्यों किसी प्रोफाइल के ऊपर जाऊं, क्यों किसी सोशल बुक मार्केटिंग पे जाऊं। लिंक्डइन मेरे पास में फ्री सोर्स है, जितना चाहूं मैं आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ। आज के समय में लिंक्डइन के ऊपर मैंने कम से कम 150 प्लस आर्टिकल पब्लिश कर अभी किए हुए हैं, और मोस्टली सब फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। अलग अलग नीश के हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि लिंक्डइन कौन सा मना करता है कि आपको कौन से नीश में नहीं करना। मेरी प्रोफाइल है, मैं बिल्ड कर सकता हूँ। जिस क्लाइंट के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनके आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ, उनको बिजनेस मिल रहा है। तभी तो वो एक्चुअल पॉइंट तो वही, तभी तो वो लोग मेरे पास में आए हैं। मैं कन्वे नहीं करता हूँ, मैं किसी भी क्लाइंट को ये कन्वे नहीं करता कि आपको इतना समय लगेगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं नहीं, आपका इतना बजट लगेगा और मैं आपको ये बना के दूंगा। मैं बात करता हूँ डायरेक्टली लीड की, क्योंकि उसको मैं समझाने बैठूंगा कि भाई मैं प्रोफाइल भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ऑन पेज ऑफ पेज, उसको नहीं समझ आएगा। उसको बात आएगी धंधे की समझ में, तो फिर वो कन्वे हो जाता है, और वैसा रिजल्ट फिर हम लोग उसको देते भी हैं। अभी हाल ही में मैं एक क्लाइंट के साथ में काम कर रहा हूँ। यूएस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फीट फाइंडर, जहाँ पे मॉडल्स हैं वो अपने पैरों की जो पिक्चर्स हैं वो सेल करते हैं। तो जिनका जो एक प्रायोरिटी कीवर्ड है वो है फिट पिक्स और सेल फिट पिक्स। अभी आप गूगल पे चेक करोगे, किसी भी सर्च इंजन पे चेक करोगे, सेल फिट पिक लगा के, फिट पिक लगा के, फिट फाइंडर इज नाउ रैंकिंग ऑन द नंबर 1 पोजिशन ऑफ गूगल। और करंटली उनके पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, और पिछले मैं कम से कम 3 या 4 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं कभी बैकलिंक्स के ऊपर काम ही नहीं करता, मैं काम करता हूँ नए ट्रेंड्स के ऊपर। जब शुरुआती दौर में जब मैंने काम किया, स्ट्रगलिंग पॉइंट थे, क्योंकि इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया। तो जैसे जैसे मैंने नए नए जो भी प्लान्स हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट किए, नए टेक्निक, नई स्ट्रेटजी, कुछ एक सक्सेसफुल थी, कुछ एक नहीं थी। जो नहीं थी उसके ऊपर दोबारा फोकस नहीं किया, जो थी उसके ऊपर डबल काम किया। एआई को मिस नहीं कर सकते, अगेन एआई बहुत मेजर रोल प्ले करता है भाई। ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूँ। हमने क्या किया, हमने अपना बिजनेस, जब भी कोई क्लाइंट आ रहा है उसकी टारगेट ऑडियंस को समझा कि कौन सी टारगेट ऑडियंस है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक अपने हिसाब से एक लैंडिंग पेज बनाया, हमने उसकी ऐड चलाई फेसबुक पे, गूगल के ऊपर, और उससे हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक ला के देखा कि क्या सेक्शन चमक रहा है, क्या नहीं है, क्या बेटर किया जा सकता है। और कुछ हमारे पास में गूगल से कीवर्ड्स भी आ जाएंगे जो रिलेटेड हो गए। तो जो हमारे को कीवर्ड्स चमक रहे हैं, हमारे बिजनेस दे सकते हैं, उन कीवर्ड्स को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आएंगे और अपनी वेबसाइट का ऑन पेज बेटर करेंगे। उसके बाद में जब हमको लगता है वेबसाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो गई है, तब हम थोड़ा सा पेड कैंपेन शुरू करेंगे एज एन पीआर। पीआर में हम पेड ब्लॉग्स लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, प्लस पैरासाइट ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, जहां पर जो लिस्टिकल्स वाली वेबसाइट्स होती है जो हमारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, वहां पर डायरेक्टली कोशिश करेंगे नंबर 1 रैंकिंग करी भी जाए, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगा। अब हमको कोशिश करनी है जो भी कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हमारा पेज सॉल्व कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि वही कीवर्ड्स हर जगह पे भर दें, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि मैंने भी ऐसा देखा कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड से हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है जो कि हमारी वेबसाइट पे होते ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, गूगल हमारी वेबसाइट का कंटेंट समझ पा रहा है, जो यूजर सर्च मार रहा है उसकी इंटेंट समझ पा रहा है, और बेस्ड ऑन दैट दोनों को मैच करा पा रहा है। जो अभी एआई इंप्रूव हो गया है, एआई की वजह से ये चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपने कुछ गलत काम कर रखा अपनी वेबसाइट के ऊपर, किसी की वीडियो देख ली, किसी ने बताया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अगर वो गलत है तो गूगल आपकी गलती बहुत जल्दी पकड़ लेगा, तो गलत काम नहीं करते। ठीक है ना। अब ये हमारी वेबसाइट बन गई है, हमारा एसईओ से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी भी रुकना नहीं, अब हमको चेक करते रहना है कि भाई हीट मैप से कहाँ पर सही आ रहा है, कहाँ इंप्रोवाइज किया जा सकता है। वहां से हमारे पास में और रिलेटेड कीवर्ड्स आएंगे तो और ब्लॉग डाल सकते हैं, और लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, उनको आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। इसी तरीके से उनको ग्रो करना है।
प्लस अगर हमको एआई में रैंक करना है तो एआई के लिए हमको जितनी ज्यादा हमारी अथॉरिटी होगी, जितने ज्यादा लोग हमारे बारे में बात कर रहे होंगे, तो एआई के अंदर हम बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। प्लस ऑन पेज अच्छा होना जरूरी है, जो मैंने देखा है। अगर आपका ऑन पेज अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इनका तो बाय डिफॉल्ट ऑन पेज अच्छा ही है, अगर आपका ऑन पेज अच्छा नहीं होगा तो गूगल आपका ढंग से पेज को क्रॉल नहीं कर पाएगा, इंडेक्स नहीं कर पाएगा। अगर वो इंडेक्स नहीं कर पाएगा तो वो आपको रैंक नहीं करके देगा। ठीक है ना? मैं दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा। ठीक है। जब हम लोग ब्लॉग्स की बात करते हैं ना, मैंने 90% जो मेरा कन्वर्जन बनाया है वो ब्लॉग से बनाया है। अब ब्लॉग्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं एक एजेंसी रन करता हूँ और मैं लेटेस्ट सपोज मैं रियल एस्टेट में डील करता हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ रियल एस्टेट एसईओ की सर्विस। तो जो रियल एस्टेट है या जो भी उस इंडस्ट्री में है, सपोज कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी खुद की एजेंसी है जो रियल एस्टेट में डील करता है। अब वो आएगा किसी एजेंसी को हायर करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो रियल एस्टेट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो गूगल पे टाइप करेंगे हाउ टू स्टार्ट रियल एस्टेट एजेंसी या बिजनेस। मैंने ऐसा ब्लॉग पब्लिश किया। मैं एक नया बंदा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी वाली फील्ड में जाना है। मैंने गूगल पे टाइप किया, मेरा ब्लॉग रैंक कर रहा है। मैं उसके ऊपर गया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कैसे 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 करते हैं। सिर्फ मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मेरा काम नहीं बनेगा। मैंने हर एक मेरी एजेंसी है उसके हर एक ब्लॉग में एक सीटी ऐड किया हुआ है कि जब कोई बंदा किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के प्रोसीजर को समझने के लिए आ रहा है, उसको वहीं कन्वे कर दो इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में। क्योंकि ये हम लोग बिल्कुल मान सकते हैं बिल्कुल बारीकी से कि पूरा का पूरा कंटेंट आजकल कोई नहीं पढ़ता। मोटा मोटा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो मैंने मेरा सीटी ऐड कर दिया कि आर यू रेडी टू स्टार्ट योर ओन रियल एस्टेट एसईओ एजेंसी, क्वेश्चन मार्क। वी आर हियर टू हेल्प यू गेट फ्री कंसल्टेशन। क्लिक करेगा, फॉर्म भरेगा, कंसल्टेशन जो कॉल रहेगी हम लोग शेड्यूल करेंगे, उसको पूरा प्रोसेस बताएंगे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, वेबसाइट कैसे बनाओगे, डिजाइन क्या है, लेआउट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट क्या है, एसईओ क्या है, मार्केटिंग क्या है, उसको स्टार्ट करने से लेके और उसको पूरा का पूरा बताएंगे कि आपको बिजनेस कैसे आएगा। तो वहां पे डायरेक्टली वो कन्वे हो जाएगा। क्यों? क्यों मैं उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की प्रोसेस बता रहा हूँ। किसने स्टार्ट किया है, किसी एजेंसी के ऊपर। देखो बहुत सारे सर लोग ऐसे भी हैं जो एजेंसी से बिल्कुल दुखी हैं, क्योंकि सारी की सारी एजेंसी लगभग सबके दिमाग में ये बैठा 3 महीने 4 महीने 6 महीने इतना पैसा। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि वो लोग कन्वे नहीं कर पाते उसको कि हम लोग आपको क्या करके देंगे। उसके स्टार्टिंग लूप होल से लेके लास्ट तक के एंड रिजल्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको समझ आएगा, वो पैसा भी देगा। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लाइंट पैसा नहीं देता, हर एक क्लाइंट पैसा देने के लिए बना है। अगर आप में पोटेंशियल है तो क्लाइंट भी पोटेंशियली बनाया जाता है। अब किसी क्लाइंट ने कहा कि मेरा स्टार्टिंग पे बजट तो जैसे कि $2000 है, ठीक है ना, 2000 में भी काम करो। हालांकि अगर आप एक बड़े लेवल के ऊपर हो तो आपके पास में हमेशा बड़े ही प्रोजेक्ट आएंगे, क्योंकि आपके पास में वैसा पोर्टफोलियो बन चुका होता है। स्टार्टिंग के ऊपर अगर आप कोई सस्ते में भी काम करते हो तो करो, क्योंकि आपके पास में पोर्टफोलियो बनेगा, क्लाइंट का ट्रस्ट बनेगा। इनिशियल दौर में जिस क्लाइंट की अभी मैं बात कर रहा था, मैंने $200 में स्टार्ट किया था। आज पूरे 4 साल हो चुके हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी आता है, उसको रेवेन्यू भी बनता है, और वैसे वैसे हमारी भी पे आउट बढ़ती रहती है। फिर उसके एक से हमको अलग अलग रेफरेंस के थ्रू भी काम आता है। सही बात है। मेरे लिए ना अपवर्क काम करता है ना गूगल काम करता है। सही बताऊं तो जो लिंक्डइन जो मेरे लिए काम किया वो आज तक किसी ने काम नहीं किया। क्लाइंट्स लाए कैसे, थोड़ा समझाओ। लिंक्डइन कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया फिट फाइंडर के बारे में, तो फिट फाइंडर एक एफिलिएट प्रोग्राम रन करता है अभी भी, कि जो फिट फाइंडर के ऊपर जैसे मेरे को एफिलिएट लिंक से कोई आ रहा है तो मुझे कमीशन मिलेगा। कमीशन कितना? $2 $3। स्टार्टिंग के दौरान में इतना भी बहुत होता है, अब हमारे पास में जेब में पैसा ही नहीं है। तो मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया फिट फाइंडर रिव्यू का, और वो आर्टिकल मैंने पब्लिश किया था मेरे ब्लॉग के ऊपर। जो स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉगिंग किया था, उनकी सपोर्ट टीम का मेरे पास में ईमेल आया कि आपने हमारी फिट फाइंडर को यहाँ प्रमोट किया है। अच्छा है, क्योंकि उनको अच्छा लगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री एक मेरे को थैंक यू बोलने वाले थे, वेलकमिंग मैसेज था वो। तो उसी समय उनका एक अलग कॉम्पिटिटर है फन विद फिट, सेम उनका भी मैसेज आया। बात होती है, अगेन मैं बात करता हूँ रिलेशन की और पैसे की। फिट फाइंडर का सपोर्ट टीम का रिलेशन, वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर अच्छा था। मैंने फन विद फिट को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया, ना उनकी बातों से मैं कन्वे हुआ। मैंने उसी के साथ में काम किया, एक आर्टिकल पब्लिश किया, 2 किया। फिर मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक ना आर्टिकल पब्लिश कर दिया, हाउ टू सेल्फ फिट पिक एंड मेक $millions। वो आर्टिकल नंबर 1 पे रैंक किया।
5 या 6 महीने तक वो नंबर 1 पे था। क्योंकि देखो ये हम लोग बिल्कुल नहीं मान सकते कि हमारा आर्टिकल हमेशा सारी उम्र तक रैंक करेगा। हम लोग गूगल हर किसी को मौका देता है। हम अगर अच्छा पैसा लगा रहे हैं, हमसे ज़्यादा पैसे लगाने वाले भी बहुत हैं और हमसे अच्छे एक्सपर्ट भी बहुत बैठे हैं। हम कैसे क्या करते हैं हमारे बिजनेस के लिए वो हम ही जानते हैं, या फिर हमारी टेक्निक हम लोग क्या अप्लाई करते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल वाजिब है। तो मैंने जैसे ही वो आर्टिकल पब्लिश किया, नंबर 1 पे रैंक किया, उनके साथ में मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना, कॉन्फिडेंस बना। मैंने पीआर की, विकिपीडिया के ऊपर पेज बनाए, अलग अलग ब्रांडिंग की, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको लिस्ट करवाया। आज वो बहुत इंडिया का भी नहीं, क्योंकि इंडिया में कुछ हद तक वो चीज़ें हैं भी नहीं, लोग अवेयर है नहीं है। मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे मॉडल्स अपने पैरों की पिक्चर्स हैं वो सेल करती हैं और पैसा कमाती हैं। इवन मॉडल चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब ये इंडस्ट्री यूएस में बिल्कुल ओपन है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हद तक नहीं है। देखो हर किसी सोसाइटी का, हर किसी स्टेट का, कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है। हमको सिर्फ सर्विस देने से मतलब होता है। चाहे हमको कोई हेल्थ केयर में डाले, डेटिंग में डाले, क्रिप्टो में डाले, हमको हमारी एसईओ की सर्विस देनी है बिजनेस को समझ के। ठीक है, रिटेलर कितना चार्ज करा जाए? ऑन एन एवरेज जो हमारी मिनिमम टिकट साइज है वो है $1500। अब ये टिकट साइज इसलिए नहीं है, देखो मेरा ऐसा मानना है कि महंगी चीज ज्यादा बिकती है, क्योंकि महंगी चीज में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दोनों ऐड होके आता है। प्लस आप वैल्यू भी दे पाते हो ना। बिल्कुल। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं $1500 चार्ज करता हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि मेरे पास में वैसी टीम है, वैसे एक्सपर्ट हैं, मैं खुद इस फील्ड में हूँ। अगर आप नेगोशिएशन करना चाहोगे तो फिर आपको रिजल्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने पहले बोल दिया इतना पैसा, तो रिजल्ट जो बोल रहा हूँ वही मिलेगा। मिनिमम टिकट साइज हम लोग 1500 रखते हैं। हालांकि वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या उसका मार्केट है, और उसके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसका बजट अच्छा होगा तो हम लोग और अच्छा प्रोसीजर करेंगे। कि हाईएस्ट कितना चार्ज करते हो? हाईएस्ट कितना क्लाइंट होगा? देखो हाईएस्ट $15,000 भी है। अच्छा, ठीक है। वो डिपेंड करता है। देखो तो बेसिकली रिटेलर को डिफाइन कैसे किया जाए, कितना उनको क्लाइंट से चार्ज करना चाहिए? जितना उसको हम कमा के दे रहे हैं उसका कोई परसेंटेज? देखो ये परसेंटेज तो हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि जिस क्लाइंट के साथ में हम लोग काम करते हैं ना, अब देखो जैसे जैसे ब्रांड बड़ा बनता है, सिर्फ हम ही काम नहीं करते। जिसके साथ में मैं काम करता हूँ वो लोग तो टिकटॉक के ऊपर भी मार्केटिंग करवाते हैं, उनकी अपनी अलग और भी मॉडल्स की टीम है। सिर्फ मेरे फेवर के लिए नहीं होती वो चीजें। जैसे बड़ा ब्रांड बनता है एक आदमी कभी काम नहीं कर सकता, उसके पास में टीम होती है बहुत अच्छी, सपोर्ट टीम अलग है। अब चलो वेबसाइट तो बना दी मैंने, मार्केटिंग कर दी, यूजर आ गए, पैसा बन गया, तो यूजर को कभी ना कभी वेबसाइट में दिक्कत तो होगी ना। कभी उसका पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा, कभी यूजर नेम गलत है, कभी पासवर्ड गलत है। सपोर्ट टीम पूरी होनी चाहिए ताकि कॉल करे, ईमेल करे, इंस्टेंट उसको रिजल्ट देनी चाहिए। अकेले बंदे से नहीं होता। तो सोचे कैसे कितना चार्ज करा जाए क्लाइंट से? मेरा क्या होता था, मैं तो परसेंटेज सोचता था कि अगर आज के टाइम पे कोई XYZ बंदा $1000 का रेवेन्यू कर रहा है और मैंने उसका काम किया एजेंसी के अंदर और मैंने उसका $10,000 का कर दिया, मतलब $9000 का राइज किया है, तो आराम से वो $900, $1000, $1200 मुझे देगा। मेरी तो ये मैथ्स कहती थी। अब डिपेंड करता था इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि कितना कितना मैं चार्ज कर सकता हूँ, पर मेरा मैथ्स यही कहता था कि मैंने उसको जितना कमा के दिया उसका 10% अगर मैं चार्ज कर लूँ, तो ये मेरे रिटेनर की फॉर्मूला था। देखो मेरा तो, मैं जैसे काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ बेसिकली लीड्स के ऊपर। अब लीड्स पर लीड लेते हो? नहीं नहीं, अब वो देखो वो लीड भी मैं कैसी बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और मैं उसको बेच रहा हूँ, डायरेक्टली मैं तो नहीं बेच रहा, कर मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो वो तो हो गया पर प्रोडक्ट। काफी हद तक हम लोग ट्रैफिक में भी डील करते हैं, काफी हद तक हम लोग रैंकिंग में भी डील करते हैं, और सबका ऐसा माना रैंकिंग आ गई, ट्रैफिक आ गया, तो लीड कुछ ना कुछ हद तक आ ही जाएगी। कुछ हद तक चीजें सही भी हैं, गलत भी हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। रैंकिंग और ट्रैफिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है कि आपके पास में लीड आए। अब हम, मेरा जो चार्ज करने का होता है प्रोसेस, मैं हर 3 महीने के बाद में वेबसाइट को एनालाइज करता हूँ कि अगर मैं वेबसाइट को 0 से बिल्कुल ऊपर कर पाया हूँ, तो मैं हर 3 महीने में या फिर कभी कभी 6 महीने में मैं 10 या 20% उसमें अब ऐड करता रहता हूँ कि पैसा बढ़ता जाना चाहिए। और इवन मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कभी क्लाइंट को बोला हो कि आप बजट बढ़ाओ, क्योंकि जब क्लाइंट के जेब में पैसा डलता है ना, वो अपने आप बोलता है। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी भी। ठीक, और अभी आपने टीम टीम की बात करी, टीम कितने बंदों की है
और कैसे उनको मैनेज करते हो? मेरे पास में जो टीम है वो 10 लोगों की है। अब मैं टीम के ऊपर जब हम लोगों ने बात की है तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कंपनी को सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो टीम के ऊपर। कैसे? जब वो मेरे शुरुआती दिन थे जिस समय मैंने काम किया था, मैंने भी तो जो भी किए जहाँ से मुझे एक्सपीरियंस आया। डायरेक्टली कोई भी मालिक नहीं बनता, मालिक बनने के लिए नौकर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अब वो एक चलो फॉर्मल वे में हम लोग नौकर कहते हैं, लेकिन वो अनुभव की बात होती है। हमको कैसे सीनियर लोग मिलते हैं, कैसे हम सीखते हैं, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा बिहेव, अलग अलग क्लाइंट के साथ में काम करना, अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ में काम करना, बहुत नॉलेज बढ़ता है। मैं मेरी टीम के साथ में बिल्कुल फेमिलियर हूँ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरी टीम में एक भी ऐसा कोई नहीं है जो कभी मेरे पीठ पीछे कभी ये बोलता हो कि आज अगर सर ना आए तो अच्छा होगा। क्योंकि मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था, मैंने इवन 6-7 कंपनियों में काम किया है, तो काफी बार होता है ना कि कंपनी का ओनर आया, हमको लगा यार फिर से आ गया कोई ना कोई चीज, कोई रिपोर्ट नहीं बनी, बड़ा खड़ूस बंदा है, आज गुस्सा करेगा, आज ये करेगा। मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे इवन बहुत खुशी होती है जब मैं ये सुनता हूँ, सर आप ऑफिस कब कब आओगे। बिल्कुल फैमिलियर, बिल्कुल ओपन हूँ। किसी को अगर कोई पर्सनल इशू भी है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल खुल के शेयर करो, क्योंकि मैं आपके जैसा ही हूँ। मैं कभी भी बॉस वाली फीलिंग नहीं रखूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने बॉस वाली फीलिंग रखी, मैं खुद में जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दूंगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर किसी भी एम्प्लॉय को रिटेन करना है ना, तो मुझे लगता है 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब उसको पैसा मिलता रहे, टाइम पे मिलता रहे, जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा मिलता रहे। दूसरा, इमोशनल सिक्योरिटी, मतलब मैंने कोई कांड कर दिया, मैंने कुछ कर दिया तो मेरे को मारने नहीं लग जाएंगे, गाली नहीं सुनाएंगे, वर्क एथिक्स अच्छे है, कल्चर अच्छा है, माहौल, ऑफिस में काम करने में मजा आता है, वगैरह वगैरह। और तीसरा है ग्रोथ। मैं आज एक्स लेवल पे था, कल मैं वाई लेवल पे पहुंचू, फिर मैं जेड लेवल पे पहुंचू। मेरे को कंपनी में रहते रहते ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए, फाइनेंशियल टर्म्स में भी और मेंटल टर्म्स में भी। मतलब सैलरी भी बढ़ी है, इसलिए अगर कोई मेरे साथ 2 साल से काम कर रहा है, उसकी सैलरी भी बढ़ती हुई दिखाई दे और उसका स्किल सेट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे। ये ना हो कि वो ऑब्सोल्यूट रह जाए। तो ये मेरा स्टाइल ही होता था। परफेक्ट है चीजें। मैं कैसे करता हूँ, जैसे कि मैंने कंपनी में काम किया तो मुझे एक्सपीरियंस मिला कि सबसे पहले कंपनियां क्या करती हैं, एक बॉन्ड साइन करवाती हैं। बॉन्ड 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, कि आपको इतना इतना काम करना पड़ेगा। कुछ कंपनियां हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करवाती हैं। अब देखो उनकी थिंकिंग देखो, अगर उन्होंने बॉन्ड साइन करवाया है 2 साल का, अब जबरदस्ती किसी से कितना काम करवा लोगे। वो जबरदस्ती आएगा जरूर, इनपुट नहीं देगा वो सिर्फ अपना टाइम निकालेगा। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, क्या पैसा समय पे मिल रहा है मेरे को। मैं लिटरली बिल्कुल सही बोल रहा हूँ अभी। कभी भी मैंने स्टाफ के साथ में, क्योंकि कभी ऐसा बिहेव किया है नहीं कि वो मेरे से अलग है, वो मेरे बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह है। मैं 1 तारीख से 2 तारीख नहीं होने देता पहले महीने की। इन केस कभी बैंक की छुट्टी है, सैटरडे संडे है, तो उसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है, तो वो 1-2 दिन कभी भी डिले हो सकता है। ऐसा नहीं कि कंपनी की तरह से मैंने 10 तारीख दिया, नहीं, 1 या 2 तारीख फाइनल तो फाइनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कोई बॉन्ड साइन नहीं करता। जितना दिन किसी का करने का मन करता है उतना दिन करो। जिस दिन काम करने का मन नहीं करता, बेझिझक बोल के जाओ कि सर कुछ नया करना है, मैं खुद हेल्प करूंगा। उसमें क्या है कि मेरा रिलेशन अच्छा बनेगा दूसरों के साथ में। फिर बहुत बार मैं ऐसा बोलता हूँ, कुछ पर्सनल इश्यू हैं, हालांकि आप कुछ हद तक शेयर नहीं कर पाओगे, आपको लगता है आप शेयर कर सकते हो, मैं उसमें भी हेल्प करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा अनुभवी इंसान बन चुका हूँ, बहुत हद तक काम भी कर चुका हूँ, मैंने स्ट्रगलिंग भी बहुत देखी है, मैंने नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत देखे हैं मेरे में। देखा जाए तो पैसे की तंगी भी बहुत रही है, बहुत लोगों से मिला भी हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। अगर सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा तो कुछ राय जरूर दूंगा कि आप ये कर सकते हो। हर कंपनी में प्रोसीजर 1 साल के बाद में आपका इतना % आपको इंक्रीमेंट होगा। देखो इंक्रीमेंट मेरे हिसाब में टाइम के ऊपर नहीं होना चाहिए, ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए। सेम बात। अगर किसी ने मुझे 2 महीने में एक अच्छा बिजनेस बना के दिया है, मैं 2 साल तक क्यों वेट करूंगा। मेरी जेब में पैसा डल रहा है तो मैं उसको पैसा दूंगा ना। ये बात है। मैंने अभी जैसा कि मैं हर 6 महीने में इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और कितना परसेंट टाइप्स करते हो? देखो अभी मैंने परसेंटेज तो फिक्स नहीं किया। जो दिलाए। अभी हाल ही में, अभी पीछे ही हो गए मेरे हिसाब से 2 महीने के आसपास की बात है, जो भी मेरे स्टाफ है मैंने सबका 5,000 इंक्रीमेंट किया है। चाहे किसी की सैलरी 10 हो, चाहे किसी की 30 हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज भी चलो ठीक है किस हद तक, लेकिन सबको इक्वली मिले। अगर किसी ने कम किया, उसको भी किसी ने ज्यादा किया तो भी चलो ठीक है भाई, ये भी आपके ही साथ में काम करते हैं,
आप बिल्कुल कोरिलेटिव होकर काम करो। अच्छा लगे कि मैंने सबके साथ में एक इक्वल बिहेव किया है। आने वाले समय में इसके ऊपर और भी प्लान्स मैं करूंगा, स्टाफ के साथ में बिल्कुल अच्छा होने की और ज़्यादा कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको कभी भी मेरी किसी बात का बुरा लगे, मेरी किसी टोन का, मेरे किसी वर्ड का, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरी वाइब्स आपके साथ में मैच ना भी कर पाए ना, आप मेरे साथ में बैठो, मुझे सुधारने की, इम्प्रूवमेंट की, मुझे इम्प्रूव करने की कोशिश करो, मैं बेहतर प्रयास करूंगा खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आने की। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के सबसे अच्छे और सुकून वाले दिन है जब मैं अपने स्टाफ के साथ में काम करता हूँ, बिल्कुल ओपन होके, और मेरे को आउटपुट भी मिलता है। ऐसा नहीं है, अब मैं किसी को नहीं बोलता कि फोन करके कि आपका ये काम रह गया, आप करो। मेरे जो साथ में लोग काम करते हैं ना, वो घर पे भी जाके अपना काम पूरा करते हैं मुझे बिना बताए हुए, ताकि एंड पॉइंट में मुझे ऐसा रहे कि हाँ, अब मेरे को सही लोग मिले हैं। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को बहुत सीखने को मिला होगा। बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इन्होंने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो बताया गया है उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह मत देखना, देखा मजा आया, अच्छा लगा, जो बताया गया है उसको अप्लाई करना। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।